अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ आज एक न्यू टॉपिक के साथ, जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। मैं बात करूँगी हिकअप के बारे में। हिकअप जिसे हिचकी कहा जाता है, इसको हम डायफ्रामेटिक स्पैज़्म भी कहते हैं, बिकॉज इसका डायरेक्टली ताल्लुक डायफ्राम से है। डायफ्राम हमारी बॉडी का एक पार्ट है जो सांस लेने के दौरान मददगार होता है। इसके हवाले से एक और चीज़ आपको बताती चलूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक भी किया कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार किया कीजिए। तो डायफ्रामेटिक स्पैज़्म भी कहते हैं हम इसको, और हिकअप को एक्चुअली इट इज़ अ रिफ्लेक्स, यानी कि एक रिफ्लेक्स सा पैदा होता है, ऑटोमेटिक एक्शन है ये। यूँ भी कह सकते हैं कि इट इज़ एन इनवॉलेंट्री प्रॉब्लम, यानी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, किसी को कभी भी किसी भी एज में हो सकती है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के इंस्पिरेटरी जो प्रोसेस है उससे इसका ताल्लुक है, ठीक है। और यानी कि सांस लेने के अमल में जो हम सांस अंदर लेके जाते हैं, ये उससे ताल्लुक है उसका। और वोकल कॉर्ड्स के दरमियान की जो स्पेस है, जिसे हम ग्लोटस कहते हैं, ये उसके साथ होता है कि स्पेसिफिक साउंड क्रिएट होती है। जब उसका सडन क्लोजर होता है, वो एकदम से बंद होता है, तो हिक की साउंड पैदा होती है। इसी स्पेज़्म को हम हिकअप कहते हैं। और इसका ताल्लुक, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि हमारे डायफ्राम के साथ है। जब हम सांस लेते हैं तो ये डाउनवर्ड्स मूव करता है, यानी हमारा डायफ्राम नीचे हो जाता है और सांस लेने के साथ ऊपर नीचे मूव करता है। टू थिंग्स हैपन व्हेन वी हिकअप, यानी जब हम हिचकी लेते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि सांस के दौरान नीचे चला जाता है और आप एयर को सक करते हैं। सेकेंडली, फिर ग्लोटस जो है वो मज़ीद एयर को अंदर आने से रोक देता है। और इन्हीं एक्शंस के ज़रिए, यानी इन्हीं दो एक्शंस के ज़रिए हिक साउंड पैदा होती है। ये बहुत ही क्विक सा प्रोसीजर होता है, विद इन मिनट्स नॉर्मल भी हो जाता है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि ये कपल ऑफ आवर्स भी ले लेता है। और यानी विदाउट एनी ट्रीटमेंट अगर इसको लेके जाया जाए तो बाज़ औक़ात ये कंडीशन चंद मिनट से चंद घंटों तक हो जाया करती है। हर चीज़ की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, तो हिकअप की भी कोई वजह होती है। हम उसके बारे में बात करेंगे, चंद एक वजूहात आपसे डिस्कस करूँगी कॉजेज़ के बारे में। यानी कि इरिटेशन, यानी हमें हमारी इस फिगर्स में, हमारी जो सांस की वो खुराक की नाली है, उसमें जब इरिटेशन हो जाती है और पंजेंट किस्म की कोई फूड हम खाते हैं, या कोई स्मेल इस किस्म की तेज़, या यूँ कह लीजिए कि स्मोक बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग किस्म का जाता है अंदर, तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। समटाइम बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च वाला अगर सालन खाया जाए या कोई ऐसी स्पाइसी फूड ली जाए, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी होता है, यानी कि मैदे की जो खराबियां होती हैं, किसी को गैस्ट्राइटिस हो या डिस्टेंशन हो, जिसे हम ब्लोटिंग भी कहते हैं और पेट का अपार भी कहा जाता है, उस सिलसिले में, या फिर डायलिटेशन ऑफ द स्टमक हो गया हो, तो वहाँ पर भी हिकअप हो जाती है। इसके अलावा इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस या इंट्राइटिस कह लीजिए, टाइफाइड फीवर की सूरत में, या यूँ कह लीजिए कि आंतों में अगर स्वेलिंग हो गई हो, तो तब भी ऐसा हो जाता है। इसके अलावा देखिए कि डिज़ीज़ होती है, डिजीज़ ऑफ द ब्रेन, यानी बहुत सारी ब्रेन की ऐसी डिजीज़ हैं, चूँकि नर्वस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल कम हो जाता है, और तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा नर्वस सिस्टम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो सेरिब्रल ट्यूमर होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। हिस्टैरिकल कंडीशंस में भी देखने में ये चीज़ आती है। मेनिंजाइटिस पेशेंट में भी ये चीज़ होती है, और एपिलेप्सी में भी ऐसा हो जाया करता है। इसके अलावा इन कॉम्प्लिकेशन विद यूरेमिया, अगर किसी को यूरेमिया है, यानी उस कंडीशन में भी यूरिन इन ब्लड को कहा जाता है। टाइफस की कंडीशन में ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और इंसेक्ट्स की वजह से हो जाती है। फिर ब्राइट्स डिजीज़, यानी किडनी की प्रॉब्लम अगर किसी पेशेंट को है तो भी ऐसा हो सकता है। दिस इज़ ऑलवेज अ डेंजरस प्रॉब्लम, और डेंजरस सिम्टम्स होती हैं। ट्यूबरक्लोसिस में भी समटाइम ऐसा होता है। फिर ये है कि लिवर एंड सबफ्रेनिक एब्सेसिस की वजह से भी हो जाता है, कि लिवर में कोई एब्सेस हो गया हो या इस किस्म की कंडीशन पैदा हो गई हो, तो भी ऐसा होता है।
पोस्ट ऑपरेटिव कॉजेज़ भी हो सकती हैं इसकी, यानी ऑपरेशन के बाद सम टाइम ऐसा हो जाता है कि मूवमेंट डायफ्राम की डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से ऐसा होता है। ट्रीटमेंट के हवाले से बात करने से पहले मैं इतना कहती चलूँ कि इसके लिए थोड़ी सी गाइडिंग सिम्टम, आपको गाइडिंग टेक्निक्स बताती हूँ कि जब भी ऐसा कभी हो तो चेस्ट के ऊपर प्रेशर देने से ये रिलीफ हो जाती है कंडीशन, या समटाइम्स सांस को रोकने से, 1 2 या 3 बार रोकने से ये चीज़ ठीक हो जाती है। फिर ये है कि नेक की एक साइड पे अगर प्रेशर दिया जाए तब भी इस चीज़ में रिलीफ होता है। अब बात कर लेते हैं हम मेडिसिन के हवाले से। तो मेडिसिन के हवाले से बात की जाए तो नक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है, साइक्लामिन है, मैगफॉस है, बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, हमेशा रिजल्ट्स मिलते हैं इनमें से। और अगर ये प्रॉब्लम यानी हिकअप स्मोक की वजह से हुई हो या ईटिंग या ड्रिंकिंग समथिंग पंजेंट और इस टाइप की चीज़ की वजह से, तो इग्नेशिया यूज़ कीजिए। इसके अलावा स्पैस्मोडिक कंडीशन है और बच्चों में है तो इथुजा यूज़ कीजिए। नाइट्रोम्योर बहुत अच्छा काम करती है जब ये मलेरिया की कॉज की वजह से हुआ हो ऐसा। मॉस्कस बहुत अच्छी मेडिसन है जब ये हिस्टैरिकल केसेस की वजह से हो और स्ट्रेस की वजह से हुआ हो। सिक्यूटा बहुत अच्छी है जब बेल्चिंग भी होती हो और स्ट्रॉन्ग किस्म के स्पैज़म बनते हैं, तो स्क्यूटा बहुत अच्छी मेडिसन है। जिनसिंग बहुत अच्छे तौर पे क्योर करती है इसको। सल्फ्यूरिक एसिड है मेडिसन। काली ब्रोम वहाँ पर यूज़ करते हैं कि जहाँ कहीं भी कोई केस क्योर नहीं हो रहा होता, तो काली ब्रोम भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। तो जी आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।